दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी है ये मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी। आखिरी तक जरूर सुने। दोस्तों, एक बार मुल्क का एक वरिष्ठ अफसर बुरी तरह बीमार हो गया। तरह तरह के हकीमों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई गई, लेकिन कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। वह अफसर बादशाह का बहुत मुँह लगा था। बादशाह अपने अधिकांश आदेश उस अफसर की सलाह लेने के बाद ही जारी करता था। बादशाह ने उस अफसर के परिवार वालों से कह दिया था कि तुम लोग रकम खर्च होने की कतई चिंता मत करना। जहां भी और जो भी महंगे से महंगा हकीम मिले, उससे अफसर का इलाज करवाना। इसकी बीमारी का सारा खर्च सरकारी खजाने से दिया जाएगा। लेकिन वह कहावत है न कि यदि केवल रकम खर्च करने से ही लोग ठीक हो जाया करते तो कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक बीमार न रहता। वही बात उस बीमार अफसर पर भी लागू होती थी। आखिर उसके परिवार वालों ने बादशाह को खबर दी कि जो अफसर का इलाज कर सके, ऐसा कोई हकीम नहीं मिला। लिहाजा अब ऐसा लगता है कि अफसर का बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही बादशाह ने सोचा कि अपने इतने बड़े अफसर को देखने के लिए उसे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह राजमहल से निकला और अफसर की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खोजा के घर रुककर उसने खोजा को भी अपने साथ चलने को कहा। अभी बादशाह और खोजा अफसर की हवेली से कुछ दूर थे कि तभी बादशाह ने एकाएक खोजा से कहा, खोजा, तुम भी तो आला दर्जे के करामाती इंसान हो। दुनिया भर के महंगे से महंगे हकीमों ने तो अफसर को ठीक करने से इनकार कर दिया। क्या तुम ऐसा कोई उपचार नहीं बता सकते जिससे वह फिर से भला चंगा हो जाए? कुछ नहीं, खोजा ने कहा, जहांपना, मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, यह तो मरीज को देखकर ही बता सकूंगा। उसे देखने से पहले कोई दवा भला कैसे करूं? थोड़ी ही देर में वे दोनों बीमार अफसर की हवेली पर पहुंच गए। वहां का आलम ही दूसरा था। हालांकि वह अफसर अभी जिंदा था, लेकिन पूरी हवेली में ऐसा मातम छाया हुआ था जैसे कि अफसर का देहांत हो चुका हो। किसी को भी बादशाह के वहां आने की खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बीमार अफसर के पास पहुंचने के बाद बादशाह ने खोजा की तरफ आंखों में इशारे से कहा, यह रहा तुम्हारा मरीज। इसे देखो और इसकी बीमारी दूर करने का कोई उपाय करो। खोजा ने बीमार अफसर के पास पहुंचकर उसकी नाड़ी टटोली, फिर उसके दिल पर हाथ रखा। जब इतने से उसकी समझ में आया तब अपना कान उसके दिल वाली जगह पर रखा। कुछ देर दिल की धड़कन सुनने के बाद वह बोला, बादशाह सलामत। मैं किसी जिंदा आदमी का इलाज तो कर सकता हूँ, किसी मुर्दे का नहीं। खोजा की यह बात सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। अफसर के घर वालों की भी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। बादशाह ने खोजा को डांटा, खोजा, यह क्या बक रहे हो? अभी अफसर जिंदा है और तुम उसे जीते जी मुर्दा ऐलान कर रहे हो। यह बदतमीजी तो है ही, इंसानियत भी नहीं है। खोजा ने कहा, गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत। आप लोगों को जो जिंदा दिखाई दे रहा है वह इस अफसर का जिस्म है, लेकिन इसका दिल अभी नहीं, जाने कब का मर चुका है। लगता है यह जनता पर इतने जुल्म अब तक करता रहा, वह इसीलिए कि इसका दिल कब का मर चुका था। अब यह जिस्म से भी इतना कमजोर हो गया है कि इसके ठीक होने के कोई आसार नहीं हैं। आदमी जब बीमार होता है तब दवाओं और दुआओं से उतना तंदुरुस्त नहीं होता जितना अपने दिल को मजबूत करने से होता है। चूंकि इसका दिल तो गरीबों पर जुल्म ढाते ढाते मर चुका है, इसीलिए कोई हकीम इसे अब तक ठीक नहीं कर सका और न मैं ठीक कर सकूंगा। अब तो इसे चैन से मरने दीजिए, वही इसके लिए और आम जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। खोजा की दो टूक बातें सुनकर बादशाह को इस बारे में कुछ और कहना ही नहीं, बल्कि वहां रुके रहना भी दूभर लगने लगा।
उसने घर के लोगों को गम सहने की नसीहत दी और खोजा को अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़ा। लगभग आधे रास्ते तक खोजा और बादशाह में कोई बातचीत नहीं हुई। बाद में उदासी भरे स्वर में बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, क्या तुम जानते हो कि यदि मुझे जन्नत में जाना हो तो क्या करना होगा? खोजा ने कहा, आपको रात दिन सोना पड़ेगा, तब तक जब तक आपका आखिरी वक्त नहीं आ जाता। बादशाह ने हैरान होकर अगला सवाल किया, क्या दिन रात सोने से जन्नत नसीब हो जाती है? खोजा ने बताया, सबको तो नहीं, पर आपको नसीब हो सकती है। दरअसल जब तक आप जागते रहेंगे तो फिर किसी अफसर के बहकावे में जनता पर जुल्म ढाएंगे। जब सोते रहेंगे तो किसी की बद्दुआ कमाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे में हो सकता है कि आपको मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाए। पक्के तौर पर मैं यह दावा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जिस बीमार अफसर को हम और आप देखकर आ रहे हैं, ऐसे न जाने कितने अफसरों के कहने में आकर आप जनता का जीना दूभर करते रहे हैं। आखिर उनका नतीजा भी तो आपके खाते में दर्ज हो चुका होगा। खोजा की खरीखरी बातें सुन बादशाह का दिल और दिमाग सुन्न हो गए। फिर उसने पूरे रास्ते खोजा से कोई बात नहीं की। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार बादशाह अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए घर घर घूमने निकला। वह जहां भी गया लगा उसे बुरी हालत में मिले, लेकिन डर के मारे सभी ने यही कहा कि वह सब मजे में हैं। उन्हें बादशाह या उसके मुलाजिमों से कोई शिकायत नहीं है। इसी क्रम में बादशाह खोजा के घर भी पहुंचा। उसने देखा कि खोजा अपने बिना छत वाले घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा है। न तो उसे बादशाह के आने की खुशी है और न कहीं जाने की जल्दी। बादशाह ने खोजा से कहा, खोजा, जरा मुझे अपनी जमीनें तो दिखाओ। खोजा बोला, जहांपना, जमीनें कहाँ से दिखाऊं? मेरी ज्यादातर जमीनें तो तहसीलदार के कब्जे में हैं। कुछ थोड़ी सी जमीन ही बची है मेरे पास। ऐसा क्यों? बादशाह ने पूछा। खोजा ने बताया, कई साल सूखा पड़ने के कारण मैं जमीनों का लगाना नहीं दे पाया था। बादशाह ने आगे पूछा, तुम्हारा अनाज कहाँ है? खोजा बोला, जहांपना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सूखा पड़ने से अनाज ज्यादा नहीं हुआ था। जितना हुआ था, वह सारा का सारा आपके महल में पहुंच चुका है। तुम्हारे मकान की छत कहाँ है? बादशाह ने अगला सवाल पूछा। उसे वह साहूकार ले गया जिससे मैंने फसल बोले लिए बीज उधार लिया था। खोजा ने जवाब दिया। और तुम्हारे घर फर्नीचर, चारपाई आदि, उन सब का क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। वह आयकर न चुका पाने के कारण काजी उठा ले गया। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बादशाह ने इस नियत से पूछा कि जैसे ही वह अपने बेटे को हाजिर करेगा, हम उसे अपनी फौज में मुलाजिम रखने का ऐलान करके इसे खुश कर देंगे। खोजा ने किसी को पुकारने के लिए आवाज देने की बजाय स्पाट सा जवाब दिया, हुजूर, जिला अधिकारी के जुल्म की वजह से उसकी मौत हो गई है। और तुम्हारी पत्नी, वह कहाँ है? बादशाह ने थोड़ी मासूमी के साथ पूछा। इस सवाल को करने से पहले सोचा था कि वह इस दुखी आदमी की पत्नी को इसके साथ न छोड़ने के लिए कहेगा, इस डर से कि उसे देखकर कहीं आप उस पर रीझ न जाएं, मैंने उसे छिपा दिया है। खोजा ने दो टूक लफ्जों में कहा। तुम्हारी हर बात झूठी है खोजा। आखिर तुम्हारी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गरज कर कहा। इस पर खोजा ने उत्तर दिया, नहीं जहांपना, यह बातें सच्ची हैं। दूसरों की तरह यदि मैं भी आपके सामने झूठ बोलता कि मजे में हूँ, आपकी प्रजा होना गौरव की बात मानता हूँ, आपके मुलाजिम बड़े नेक और इंसाफ परस्त है,
तो शायद आप इतने गुस्से में न आते। बादशाह मुंह लटकाए खोजा के घर से निकला और किसी का दरवाजा खटखटाने की बजाय वह सीधा अपने महल की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक गरीब मजदूर ने एक दिन खोजा के पास पहुंचकर उसे बताया कि शहर के एक मशहूर सेठ ने उससे कई दिन तक मजदूरी का काम करवाया है और अब तक वह मजदूरी देने से यह कहकर मुकर रहा है कि मेरा काम ठीक नहीं था। अब आप ही उससे मेरा मेहनताना दिला सकते हैं, खोजा भाई। खोजा ने उसे भरोसा दिलाया। बोला, तुम बेफिक्र रहो, सेठ को तुम्हारे काम का मेहनताना देना ही पड़ेगा। तुम मुझसे मिलते रहना। मजदूर बोला, खोजा भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इतने दिन की मजदूरी न मिलने से मेरी तो भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। खोजा ने उसे समझाया, तुम किसी और जगह काम की तलाश करो। सेठ से तुरंत रकम तो मिल नहीं सकती। उससे रकम वसूलने के लिए पहले तो यह जरूरी है कि उससे भेंट हो, फिर उसे मजदूरी देने के लिए तैयार करने में भी समय लग सकता है। ऐसे में तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सचमुच तुम्हारे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। मजदूर के जाते ही खोजा उस सेठ के घर की तरफ चल दिया, जिसके घर उस मजदूर ने मजदूरी की थी। खोजा ने सेठ के घर के कई चक्कर लगाए, पर सेठ नहीं मिला। खोजा समझ गया कि वह उससे बच रहा है। तब एक दिन खोजा ने उसकी सेठानी से कहा, अब मैं सेठ से मिलने यहाँ नहीं आऊंगा। यदि कल शाम तक सेठ खुद ही मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यह मामला बादशाह के दरबार में ले जाऊंगा। खोजा की चेतावनी अपना असर दिखा गई। अगले ही दिन सेठ खोजा के घर पहुंच गया। खोजा जानता था कि सेठ जरूर आएगा और उसे डराने धमकाने की कोशिश भी करेगा, इसलिए जानबूझकर वह स्वयं अपने घर से बाहर चला गया। गुस्से में भरे सेठ ने खोजा के घर के दरवाजे पर ताला लटकता हुआ देखा। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने दरवाजे पर टेढ़मेढ़े अक्षरों में गधा लिख दिया। दूसरे दिन बाजार में उसकी भेंट खोजा से हो गई। खोजा उसे देखते ही तपाक से बोला, सेठ जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि कल जब आप मुझसे मिलने आए तब संयोग से मैं घर पर नहीं था। खोजा की बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने खोजा से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? यह सुनकर खोजा ने ठहाका लगाया। बोला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? क्या आप मेरे घर के दरवाजे पर अपने हस्ताक्षर करके नहीं गए थे? सेठ समझ गया कि खोजा से पार पाना मुश्किल है। वह तो मन की बात तक जान लेता है। इसलिए उसने मजदूर की मजदूरी देने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुंचे। इन मेहमानों में खोजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था खोजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुंचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन खोजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था तब खोजा ने दूर की सोची थी, उसके बाद तो बादशाह को खोजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर, दस्तरखान बिछे। सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे।
तभी देखते क्या है कि राजमहल के भीतर से कुछ राज कर्मचारी उपहारों के टुकड़े लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं, लेकिन जब तमाम टुकड़ों में एक जैसी चीजें ही नजर आईं तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई खोजा की। उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया, लेकिन खोजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। खोजा ने जैसे ही उस जोड़े को खेल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है। बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान खोजा की हंसी उड़ाएं, खोजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानो, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जमा ही भेंट में दे दिया है। खोजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिख ही पुत गई। वह मुंह फेरकर चुपचाप महल में चला गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 एक बार काजी एक पकापकाया कलहंस बादशाह को भेंट करने आया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज आपका जन्मदिन है। मैं जानता हूं कि आपको कलहंस का मांस बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं यह कलहंस खुद पकाकर आपको और आपके परिवार के लोगों को खिलाने आया हूं। बादशाह की दोनों शहजादियां कलहंस की टांगें और उसके 2 बेटे कलहंस का सीना खाने के लिए मचलने लगे। बादशाह और उसकी बेगम को कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने राजमहल के सेवक खोजा को बुलवाया और कलहंस का बंटवारा करने को कहा। खोजा ने चाकू से कलहंस का सिर काटकर बड़े अदब के साथ बादशाह को देते हुए कहा, जहांपना, आप हमारे मुल्क के सरताज हैं, आपको सिर खाना चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप हमारे मुल्क के सरताज बने रहें। इसके बाद उसने कलहंस की गर्दन काटकर बेगम को पेश की और बोला, कहावत है कि यदि शौहर की उपमा सिर से दी जाए तो बेगम की उपमा गर्दन से दी जानी चाहिए। इसलिए आपको यह गर्दन दे रहा हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप बादशाह सलामत से कभी न बिछुड़े। फिर उसने कलहंस का एक एक दैना दोनों शहजादियों को दिया और कहा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। ये डैना खाकर तुम अपने अपने शौहरों के साथ दूर तक जा सकोगी। फिर उसने दोनों शहजादों को कलहंस का एक एक पंजा दे दिया और कहा, तुम लोग बादशाह के तख्त के वारिस हो। पंजा खाकर तुम राजगद्दी पर मजबूती से पांव जमा सकोगे। कलहंस के सीने और टांगों का गोश्त ही काफी बच गया था। खोजा अपनी बात जारी रखते हुए बोला, किसी भी मुल्क की जनता ही उस मुल्क का सीना और पाँव होती है। जनता की ही मेहनत और लगन से कोई मुल्क आबाद और धनवान बनता है। बादशाह और उसके वारिस ही जिस मुल्क की जनता का दिल और टांगे खाने लगें, उस मुल्क के शासक के दिन जल्दी ही लदने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस लिहाज से यदि इस कलहंस का सीना और टांगे हमारे बादशाह या उनका परिवार खाता है तो यह एक अपशकुन होगा। बेहतर यह होगा कि उसे मैं यानी इस मुल्क का आदमी नसरुद्दीन खोजा खाएं। यह कहता हुआ वह उस कलहंस के सीने और टांगों का गोश्त उठाकर राजमहल से बाहर चला गया और ड्योढ़ी पर बैठकर मजे से खाने लगा। कहना न होगा कि कलहंस के सीने और टांगों का गोश्त ही सबसे लजीज माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।
एक बार एक आदमी डरास हमासा स्क्रोजा के पास पहुंचा। स्क्रोजा ने ज्यों ही उसे अपने घर के भीतर बैठने को कहा, वह व्यक्ति बताई हुई जगह पर न बैठकर दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को भीतर से बंद करने के बाद खोजा के एकदम करीब आकर बोला, खोजा भाई, मैं एक अपराधी हूं। मैंने एक किशोरी के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन मैंने दोनों अपराध अनजाने में किए हैं। क्या तुम मेरा मुकदमा लड़ सकते हो? खोजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ सकता हूं। इसके लिए तुम्हें मुझको 2000 रुपए देने होंगे। जिस दिन तुम मुझे इतनी रकम दे दोगे, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए चल पड़ूंगा। खोजा की फीस सुनते ही वह व्यक्ति खोजा से विदा लेकर चल दिया। खोजा ने कई दिन तक उस व्यक्ति का इंतजार किया, लेकिन वह व्यक्ति फिर लौटकर नहीं आया। काफी अरसा बीत जाने के बाद एक दिन फिर वह आदमी खोजा के घर पहुंचा। इससे पहले कि खोजा उसे पहचानने की कोशिश करता, उसने खुद ही अपना परिचय देना शुरू किया। खोजा भाई, तकरीबन 16 साल पहले मैं आपके पास आया था। तब मैंने बताया था कि मैंने एक किशोरी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं चाहता था कि आप मेरा मुकदमा लड़ें। हालांकि आप तैयार थे, किंतु मैं ही फिर आपके पास नहीं आया। खोजा को सब कुछ याद आ गया। उसने उस अपराधी से कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आए यह तो समझ में आया, लेकिन फिर तुम्हारे मुकदमे का क्या हुआ? तुम्हें सजा हुई या नहीं? अपराधी बोला, अभी मेरा मुकदमा विचाराधीन है। इस बीच अपना मुकदमा लड़ने के लिए मैंने कई वकील किए। मुकदमेबाजी में मैं अब तक तकरीबन 5 लाख रुपए लगा चुका हूं। छोटी से लेकर बड़ी अदालत तक मेरा मुकदमा चल चुका है। लेकिन मुझे अभी भी यह लग रहा है कि मुझे मौत की सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपराधी खोजा की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। खोजा को उम्मीद थी कि वह अभी अपनी कहानी पूरी करेगा, लेकिन जब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो खोजा ने स्वयं ही पूछ लिया, तुम मुझे यह बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी बोला, सरोजा भाई, मैं चाहता हूं कि बड़े काजी की अदालत में मेरे मुकदमे की पैरवी आप करें। यह सुनकर खोजा ने उसे समझाया, भाई मेरे, 16 साल पहले मात्र 2000 रुपए लेकर मैं तुम्हें इस मुकदमे से मुक्ति दिला रहा था। तुमने इतना पैसा और समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। इतने धन से तो तुम्हारा परिवार कब का मालामाल हो चुका होता। तुम्हें तो तब भी इस दुनिया से जाना था और अब भी जाओगे। अलबत्ता अब अपने परिवार को कंगाल करके जाओगे। तुमने जो जुर्म किए हैं वे कतई माफी के काबिल न तो उस वक्त थे और न आज है। यह सुनकर वह अपराधी अपना सा मुंह लेकर लौट गया। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 नसरुद्दीन खोजा के मुल्क का बादशाह खोजा की खिल्ली उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ठीक यही हाल स्वयं खोजा का भी था। उसे जब भी मौका मिलता बादशाह की खिल्ली उड़ाने का वह उसे कभी खराब नहीं जाने देता था। खोजा को ऐसे मौके कुछ ज्यादा ही मिलते थे, क्योंकि बादशाह जो था वह अक्सर ही किसी की फरियाद सुनते समय ऐसे नतीजे पर पहुंचता था जिसे सुनकर पूरे दरबार का मन होता कि सब खिलखिलाकर हंसे, लेकिन जहां और लोग बादशाह की नाराजगी के डर से मन ही मन मुस्कराकर रह जाते, वहीं खोजा खुलकर बादशाह को यह बताने से नहीं चूकता था कि उसने कितना उलझ-जुल फैसला सुनाया है। एक दिन बादशाह दरबार में किसी शिकारी की फरियाद सुन रहा था। शिकारी अपने किसी कारनामे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा था। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बात पर यदि आपको यकीन न हो तो आप नसरुद्दीन खोजा से पूछ सकते हैं। खोजा एक आला दर्जे का शिकारी है। वे जरूर बता सकेंगे कि मेरे दावे में कितना दम है। इतना सुनना था कि बादशाह ने शिकारी के मामले को वहीं मुलतवी कर दिया।
वह बोला, ठीक है, पहले हम नसरुद्दीन खोजा के साथ शिकार पर जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि खोजा आला दर्जे का शिकारी है भी या नहीं, और यह भी कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही हम तुम्हारे दावों पर यकीन करेंगे। इस फैसले के बाद बादशाह ने तुरंत ही शिकार पर जाने का ऐलान कर दिया और खोजा से कहा कि वह भी उसके साथ शिकार पर चले। दोनों अपने कुछ वजीरों और नौकरों के साथ शिकार करने चल पड़े। रस्ते में उन्हें दूर से एक पेड़ दिखाई दिया। बादशाह ने खोजा को पेड़ का निशाना बना तीर चलाने को कहा। खोजा ने तीर चलाया, लेकिन वह निशाना चूक गया। बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहां पनाह, यह तो मैं आपकी तीरंदाजी की नकल कर रहा था। ऐसा कहकर उसने फिर एक तीर चलाया, लेकिन वह निशाना भी चूक गया। बादशाह फिर से एक बार जोर से हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहांपना, यह तो मैं वजीरों की तीरंदाजी की नकल कर रहा था। उसने तीसरी बार तीर चलाया और वह निशाने पर बैठ गया। देखा जहांपना, यह मेरी तीरंदाजी है। नसरुद्दीन खोजा की तीरंदाजी। खोजा ने गर्व से कहा। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 खोजा की एक अच्छी कहिए या खराब आदत थी कि वह जो भी काम करता था उसमें पूरी तरह रचबस कर करता था। फिर चाहे वह बादशाह को मूर्ख बनाने का काम हो या अपने प्यारे गधे को घास चरवाने का काम। खोजा के अड़ोसी पड़ोसी और दोस्त ही नहीं, उसका नेक और प्यारा समझदार गधा तक जानता था कि जब खोजा किसी काम में व्यस्त हो तो न तो उसके आसपास मंडराना चाहिए और न ही उससे कोई और बात कहनी चाहिए, चूंकि ऐसे मौकों पर कही गई कोई और बात खोजा के कानों तक तो पहुंचना दूर की बात, उसे अपने गधे के रेंकने की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। फिर भी ऐसे कई सिरफिरे खोजा से टकरा ही जाते थे जो उसे किसी और काम में व्यस्त होते देखकर भी अपनी राम कहानी कहने से चूकते नहीं थे, या जब वह किसी काम में लगा हो तब उसके आसपास मंडराने से बाज नहीं आते थे। उस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। खोजा अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिख रहा था। इतने में एक आदमी दबे पाव उसके पास आ पहुंचा और चुपचाप उसके पीछे खड़ा होकर चोरी से चिट्ठी पढ़ने लगा। खोजा को इस बात का पता चल गया। उसे उस आदमी की यह एक बेजा हरकत लगी, लेकिन उसने न तो टोका और न दूर हटने को कहा। उसे उम्मीद थी कि आने वाला आदमी खुद ही समझ गया होगा कि वह एक गलत काम कर रहा है, इसलिए वह बहुत जल्दी उससे दूर हट जाएगा। काफी देर हो गई, लेकिन उस नासमझ ने खोजा के पीछे से हटने की समझदारी नहीं दिखाई। तब खोजा ने उसे सबक सिखाने की एक योजना बना ली। उसने खत लिखना जारी रखा, लेकिन खत में जो लिखना शुरू किया वह इबादत कुछ इस प्रकार थी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पीछे एक बदतमीज और बेशर्म आदमी खड़ा है जो चोरी से मेरा खत पढ़ रहा है। यह पढ़ते ही वह आदमी बौखला गया और खोजा के सामने आकर एतराज करने लगा। तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो खोजा? मैंने तुम्हारी चिट्ठी कब पढ़ी? खोजा बोला, ओह, तुम तो बदतमीज ही नहीं, जरूरत से ज्यादा अक्लमंद भी मालूम होते हो। तुमने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चिट्ठी में तुम्हारी बुराई लिख रहा हूं? क्या तुम बिना पढ़े केवल किसी के हाथ चलाने के ढंग से ही यह समझ जाते हो कि सामने वाला क्या लिख रहा है? अगर तुम वाकई इतने समझदार हो तो तुम्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि कभी किसी दूसरे का खत नहीं पढ़ना चाहिए, इससे पहले कि खोजा उसे उसकी बेजा हरकत के लिए और शर्मिंदा करे। उसने खोजा के पास से भाग खड़ा होने में ही अपनी भलाई समझी।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 1 दिन बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, चलते वक्त तुम जमीन की तरफ देखते हुए क्यों चलते हो? सामने या दाएं बाएं क्यों नहीं देखते? क्या यह तुम्हारी खानदानी रीति है? खोजा ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं जहांपना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जमीन की तरफ देखता हुआ इसलिए चलता हूं कि इसी जमीन में मेरे अब्बाजान कहीं गुम हो गए हैं। मैं उन्हीं को तलाशता हुआ आगे बढ़ता हूं। बादशाह को ठिठोली सूझी। उसने मुस्कराते हुए कहा, खोजा, यदि मैं तुम्हारे अब्बाजान को खोज निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हुजूर, आधा आधा, हाजिर जवाब खोजा ने उत्तर दिया। यह सुनकर बादशाह की हंसी फूट पड़ी। वह खोजा की हाजिर जवाबी का लोहा मान गया। दोस्तों ऐसी और मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में 2 मोटे ताजे आदमी वहां आ पहुंचे। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे, भाई हम दोनों राजधानी के बड़े सेठ हैं। अगर आप हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दें तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है, पानी काफी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज्यादा पैसों की कीमत है। एक सेठ ने कहा, इस बात की चिंता मत करो भाई, अगर हम नदी में बह भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, और रहा आपको डूबने या बहने का सवाल तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे धेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही हैं। हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपए आ जाएंगे। कल्पना करो इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी हैं। मुझसे मदद मांग रहे हैं पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इदारा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। इन्हें बता ही दूं कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने के लिए तैयार हूं। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। यह देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा। यह देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो भाई? खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपए का मातम मना रहा हूं क्योंकि नदी में सेठ के साथ वह भी बह गया है। आप ही ने तो कहा था कि रुपए से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह और खोजा हाथी पर चढ़कर नदी किनारे सैर करने को निकले। रास्ते में उन्होंने एक शराबी को देखा जो नशे में झूम रहा था। हाथी को देखकर शराबी ने लड़खड़ाती आवाज में बादशाह और खोजा की ओर देखते हुए पूछ लिया, ओ हाथी वाले, क्या अपना यह हाथी बेचेगा? बेचे तो इसका दाम बता। उसकी ऐसी हालत देखकर खोजा ने बादशाह से कहा, चलते रहिए जहांपना, यह आदमी नशे में धुत है। अभी यह हाथी खरीदने की बात कर रहा है
थोड़ी देर में आपको और मुझे भी खरीदने की बात करने लगेगा। शराब चीज ही ऐसी होती है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, लेकिन खोजा, मैं इसे इसकी बेअदबी की सजा तो जरूर दूंगा। मेरे शहर में लोग शराब जैसी गंदी चीज भी पीते हैं, यह मुझे आज पता चला। मैं कल ही हुक्म दे दूंगा कि ऐसे लोग जो शराब पीते हैं उनकी खोज की जाए। मैं ऐसे लोगों को शहर से निकाल दूंगा, फिर जाकर मरें किसी और राज्य में। अगले दिन उस शराबी को होश आया तो उसके पड़ोसियों ने उसे रात के वाकये की इत्तिला दी। सुनकर उस शराबी का हाल बेहाल हो गया। भागा भागा पहुंचा खोजा के घर। बोला, हुजूर, मुझे बादशाह हुजूर के गुस्से से किसी तरह बचा लीजिए। वह या तो कैदखाने में डलवा देंगे या फिर शहर से निकाल देंगे। मैं मारा जाऊंगा हुजूर, मेहरबानी करके किसी तरह बचा लीजिए। खोजा गरीबों के प्रति बहुत मेहरबान था। उसने उससे कहा, देखो, तुम एक गरीब आदमी हो, तुमने गुनाह तो बहुत किए हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि तुम नशे में थे, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह के गुस्से से निजात दिलाने की कोशिश कर दूंगा। एक बात तो तुम भी जानते होंगे कि इस्लाम में शराब पीना हराम की बात माना जाता है। अब तुम मुझसे दिल से यह वादा करो कि आगे से इस मुराद चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। शराबी ने कान पकड़कर तौबा की। ठीक 2 घंटे बाद दरबार लगने पर एक सिपाही भेजकर उस शराबी को तलब किया। जब वह पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्यों भाई, क्या हाथी नहीं खरीदोगे? शराबी ने नीचे गिरकर जमीन से अपनी नाक रगड़ी, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, जहां पना, हाथी खरीदने वाला ताजिर तो रात को कूच कर गया। वह तो एक दलाल था। उसका जवाब सुनकर बादशाह की हंसी छूट गई। बोला, जाओ, माफ किया, लेकिन यह तो बताओ कि ऐसा कहने को तुम्हें किसने कहा था? शराबी ने धीरे से अपनी उंगली खोजा की तरफ उठा दी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है? साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे।
बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 3 दोस्तों, एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह, इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है?
तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक अति दरिद्री मनुष्य रहता था। उसकी हालत बड़ी अबतर थी। यहाँ तक कि अन्न मिलता तो वस्त्र नहीं, और यदि वस्त्र मिलता तो अन्न का ही अभाव रहता। उस मनुष्य को एक 8 वर्ष की कन्या थी, जो रूप रंग में भली और शरीर की सुडौल थी। एक दिन एक दुष्ट मनुष्य उस कन्या से मिला और उसे कुछ प्रलोभन देकर बहकाया। जब वह बालिका छोटी बुद्धि के कारण उसके बहकावे में आ गई तो वह उसे एक रंडी के घर ले जाकर बेच दिया। वेश्या के घर जाकर कन्या को सब उपभोग की सामग्रियां आसानी से मिलने लगीं। खाने के लिए हर समय नया नया और स्वादिष्ट पदार्थ मिलता था। ऐसे सुख के उपभोग में पड़कर कन्या अपने पिता को एकदम भूल गई। इधर बेचारा पिता अपनी कन्या के लिए बहुत हाय हाय किया और अपने भरसक उसकी बहुत खोजबीन की, परंतु जब उसका कहीं भी पता न चला तो लाचार होकर बैठ रहा। वेश्या ने उस कन्या को नृत्य गान की शिक्षा दिलवाकर उसे अपने फन में गुणाग्री बना दिया। वह धीरे धीरे सारे नगर में विख्यात हो गई। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह एक जगह महफिल में नाच रही थी और उसी बीच उसका पिता भी वहां पर जा पहुंचा। वह नाचने वाली कन्या को गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि वह उसकी ही राम पियारी नामनी कन्या है। उसके बदन में काटो तो खून नहीं, परंतु उस समय छेड़खानी करने से अपना अपमान समझकर वह चुप मार गया और उस बेश्या का पूरा परिचय लेकर बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह दरबार में आए तो अपना एक अर्जी दावा पेश किया। बादशाह उसे पढ़ने के लिए बीरबल को दिया। तब बीरबल उसे पढ़कर बादशाह को सुनाया। बादशाह ने वेश्या को उसकी लड़की के सहित तलब करने की आज्ञा दी। दूसरे दिन वेश्या कन्या के सहित दरबार में उपस्थित हुई। बीरबल बादशाह की अनुमति से निम्नलिखित प्रश्न किया, यह कन्या तुझे कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका पिता कौन है? वेश्या तो वेश्या, भला वह कत्र की चूकने वाली थी, इनकी पंडिताई सब पर विदित है। वह घर से ही कन्या को भली भांति सिखा पढ़ाकर दरबार में लाई थी। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, यह एक फकीर को कन्या है। जब यह बहुत छोटी थी तभी वह फकीर इसे मेरे हाथ बेच गया था। इसकी उम्र उस समय 2-3 वर्ष की थी। भली भांति बातचीत भी करना नहीं जानती थी। मेरे घर रहकर कई वर्षों के बाद अब सयानी हुई है। लालन पालन के अतिरिक्त और बहुत सा व्यय करके मैंने इसे शिक्षिता बनाया है। बीरबल ने उस कन्या से पूछा, क्यों री छोकरी, तू अपने माता पिता को जानती है? तेरा जन्म किस जगह हुआ था? लड़की बोली, ना सरकार, मैं तो अपने माता पिता की सूरत भी नहीं पहचानती। जब से होश संभाले हूँ तब से आज तक बराबर इन्हीं का साथ है और मैं इन्हीं को अपनी माँ जानती हूँ। बीरबल ने वेश्या से पूछा, तू इस लड़की का नाम जानती है? वेश्या बोली, हाँ, मैं इसको काशी के नाम से पुकारती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब आज तुम अपने घर जाओ, कल दरबार के समय फिर उपस्थित होना। दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम अपने लड़की का असली नाम बतला सकते हो? पिता बोला, हाँ सरकार, मैं उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ।
यह हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बीरबल को उनके नाम के संबंध में और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिए उसे वहीं तक रखा। इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की बड़ी शोहरत हो गई थी, इसलिए दोनों तरफ से बहुतेरे लोग फैसला सुनने के लिए आए। बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आज्ञा दी कि इस भीड़ में घुसकर सुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा। जो कोई नाम को सुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर सुभद्रा को पुकारा। उसके पुकारते ही सब लोग सन्न हो गए, परंतु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ले आया। वेश्या भी लड़की के साथ हो ली। बीरबल ने कन्या से पूछा, क्यों री? तेरा नाम तो काशी है न, फिर तू सुभद्रा के नाम से क्यों खड़ी हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पिता मुझे सुभद्रा के नाम से ही पुकारते थे, अतएव सुभद्रा नाम के सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, अभी तू कल अपने बयान में कह चुकी है कि मैं अपने पिता को नहीं जानती और आज इस प्रकार कहती है। वह लड़की चक्कर में आ गई और डरवश थरथर कांपने लगी। वेश्या बीच बीच में अपने वचन की पुष्टि के लिए बोलना चाहती थी, परंतु बीरबल ने उसको डांटकर रोक दिया। वे बोले, तू झूठी साबित हो चुको है, क्योंकि तेरे बयानों में अंतर पड़ रहा है। मैं इस मिथ्या के बदले तुझे अभी दंड देता हूं। यह कहकर बीरबल ने एक कर्मचारी से कुछ सांकेतिक भाषण किया। कर्मचारी आज्ञा पाते ही एक कोड़ा हाथ में लेकर सामने आया। उसे देखकर वेश्या डर गई और तुरंत अपना कसूर गर्दान लिया। वह बोलो, पृथ्वीनाथ, मैं इस कन्या को आज से 3-4 वर्ष पहले एक आदमी से खरीदा था। वह आदमी मुझे झांसा पट्टी पढ़ा, इसके बदले में काफी धन हड़प ले गया है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। लड़की का पिता बीरबल के इशारे से अपनी कन्या के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने उस लड़की से पूछा, क्या तू इस आदमी को पहचानती है? क्या इसकी शक्ल तेरे पिता से मिलती है? लड़की को डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि अगर झूठ बोलती हूं तो बोरबल बीच सभा में कोड़े लगवावेगे, अतएव सच बोलना ही अच्छा है। उसने कहा, हाँ हाँ, यही मेरे जन्मदाता पिता हैं। इतना कहकर वह अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ी। पिता ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बीरबल ने कहा, वेश्या, अब तेरे पास और कोई सफाई देने की बात नहीं रही। तू एक साथ ही 3 अपराधाधार में गिरफ्तार हुई है। पहला अपराध अवोध कन्या के फुसलाने का, दूसरा दास व्यवसाय को तरक्की देने का और तीसरा धोखा देने का है। इसलिए तुमको 7 वर्ष की सजा दी जाती है। वह सिपाहियों द्वारा तत्क्षण कैद कर ली गई और वे उसे लेकर कारागृह का मार्ग लिए। तब बीरबल उस वृद्ध पुरुष को समीप बुलाकर बोले, मैं तुम्हारी कन्या को तुम्हें देता हूँ, परंतु साथ ही इस बात की हिदायत भी करता हूँ कि अब यह लड़की तुम्हारे यहाँ न रह सकेगी। इसलिए तुम्हारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो। बूढ़े मनुष्य ने दीवान की उचित सलाह को मानने का वचन दिया और उससे विदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी दो घर लौट आया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन जब से बादशाह बाजार से लौटा था, तब से वह बेहद उदास था। महल मुलाजिम हैरान थे कि वहां न तो कोई मनहूस मंजर देखने को मिला, न कोई फरियादी ही टकराया। फिर भी बादशाह जब से लौटा है, उदास क्यों है? बादशाह ने अपनी सभी वजीरों को बुलाकर अपनी उदासी की वजह बताई, लेकिन किसी ने समाधान नहीं बताया। महल के आम मुलाजिमे ने तो कुछ देर हैरान रहने के बाद यह सोचकर इस हैरानी को अपने से दूर पटक दिया कि बादशाहों का क्या है, वे तो जिस बात पर बेहद उदास होना चाहिए उस पर बेसाख्ता खिलखिलाते हैं, और जिस बात पर इंसाफ चाहिए उस बात या वाकये पर मुंह लटका है। अलबत्ता बादशाह के खुश या उदास रहने तक उन्हें भी वैसा ही चेहरा बनाए रखना होता था।
सो सभी वही कर रहे थे। उधर बादशाह था कि उसे अपनी उदासी और हैरानी को सुलझाए बिना चैन नहीं मिल रहा था। इसीलिए बादशाह ने खोजा को बुलाने का आदेश दिया। वह कई बार आजमा कर देख चुका था कि अकेला खोजा ही है जो हर मामले की सही वजह बताता है। खोजा पर बादशाह ने उससे अपनी हैरानी और उदासी की वजह बयान की। बादशाह बोला, खोजा, तुम्हें खबर होगी कि मैंने कुछ अरसे पहले इस हुक्म और छूट का ऐलान किया था कि राजधानी के तमाम बाजार आधी रात तक खुले रखे जा सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि इससे व्यापारियों को लाभ ही होगा और वे खुशी खुशी मेरे हुक्म का या इस छूट का लाभ उठा रहे होंगे। खोजा ने हामी भरी, जहांपना, वह ऐलान मैंने भी सुना था। यह तो उनके फायदे की बात थी, तो ऐसा आपका योजना वाजिब ही था। वही तो मैं जानता था, बादशाह बोला, पर आज जब मैं बाजार पहुंचा तो वहां एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिली। जबकि अभी आधी रात बीतना तो दूर, रात ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। मैं अपने तमाम वजीरों से पूछ चुका हूं पर कोई भी इसकी वजह बता नहीं पा रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे व्यापारियों ने मेरे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? हुक्म न मानने वालों को क्या सजा दी जाए? बादशाह की हैरानी जानकर खोजा हंसते हुए बोला, जहां पनाह, आपका कोई भी मुलाजिम आपको इसकी सही वजह नहीं बता सकता। आप शायद नहीं जानते कि आपकी राजधानी में दिनदहाड़े किसी का लुट जाना आम बात है। ऐसे में देर रात तक व्यापारी या खरीद फरोख्त करने वालों की हिफाजत कौन करेगा? जिस पल हमारी राजधानी रात को अंधेरे में डूबी रहती है, फिर दुकानों में काम करने वालों को दुगुनी तनख्वाह कौन देगा? रहा सजा देने का सवाल, तो सजा व्यापारियों को नहीं, उस मुलाजिमों को दीजिए जिनका काम लोगों की अमन चैन मुहैया कराना है। कहना न होगा, बादशाह को यह इल्म होते देर न लगी कि महल से फरमान जारी करने देने से कोई उसका फायदा नहीं उठाने लगता। दोस्तों, ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।